नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार जो है जामताड़ा में हैं अभी और लगातार इस पूरे विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जामताड़ा का, सारठ का, जरमुंडी का, आपको नाला का, इन सारी जगहों जगह के और अभी हम मौजूद हुए हैं सारठ विधानसभा क्षेत्र के एरिया में और उसके बाद अभी हम तत्काल मौजूद हैं नाला विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे हम माधव चंद्र महतो जी के पास मौजूद हुए हैं, जो वर्तमान में भी आसू के नेता हैं और लगातार जनता के बीच समाज सेवा करते रहे हैं, जनता के बीच बने हुए हैं और उनके सुख-दुःख में शामिल भी रहते हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और पूरे क्षेत्र को लेके जानते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, क्या समीकरण है, जनता का रुझान किधर है, जनता चाहती क्या है, किस तरह का विकास चाहती है जनता, इस सारी चीज़ों पे अभी इनसे चर्चा पर चर्चा करेंगे। आपको हम बता दें कि पहले ये टीचर रह चुके हैं, जिसे छोड़ के जो है राजनीति में शामिल हुए थे, जेवीएम के टिकट पे ये चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे, दोबारा आजसू के टिकट पे चुनाव लड़े थे। पर कुछ समीकरण सही ढंग से नहीं बैठ पाने के कारण और यहाँ पे गलत कैंडिडेट बीजेपी के हो जाने के कारण जो है इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार फिर से चुनावी मैदान में है लगातार और जनता का समर्थन इनको इस बार भरपूर मिल रहा है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, इस पूरे क्षेत्र के बारे में इनकी ही जुबानी जानते हैं। नेशन 24 में आने के लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको धन्यवाद। तो पहला सवाल है सर कि लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, चुनाव भी नज़दीक आ चुका है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होना है। तो क्या स्थिति बनी हुई है, जनता क्या कहती है, किन-किन समस्याओं को लेके आप तक पहुँची? देखिए, इस बार का जो रुझान है, जनता एक तरह से इस सरकार से त्रस्त है। एक भी योजना जो इस सरकार ने लाई, जिसको ये बहुत चिल्ला-चिल्ला के महत्वाकांक्षी योजना का नाम दे रहे हैं। लेकिन जब गाँव में आप जाएँगे, आप पब्लिक का एक-एक आदमी का रुझान लेंगे, तो आपको लगेगा कि सिरे से ये सरकार नाकाम है और एक भी इस प्रकार का कोई काम इस सरकार ने नहीं किया, जिसको आप बहुत ज़्यादा हाइलाइट करके और जनता का स्वभाव के मुताबिक उनको अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जनता परिवर्तन चाहती है। अ, रह गई बातें नाला विधानसभा के बारे में, तो यहाँ के माननीय अभी विधानसभा में स्पीकर पद के पद पर भी हैं। लेकिन स्पीकर होने के बाद जब आप बड़े ओहदे में जाते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएँ आपसे बढ़ जाती हैं। उन अपेक्षाओं के अनुरूप ये अपने को प्रमाणित नहीं कर पाए हैं। यहाँ आज भी देखेंगे तो विशेष करके इस क्षेत्र को अगर हम 2 भाई हिस्से में बाँटें, पूर्वांचल और पश्चिमांचल, तो पूर्वांचल में जाएँगे तो सड़क से लेके, हेल्थ से लेके, शिक्षा से लेके, जो बुनियादी प्रश्न हैं, जो सामाजिक प्रक्षेत्र हैं, ये सारे के सारे वीरान पड़े हुए हैं। खजूरी से लेके बागदहरी, मोड़ाबड़िया तक जो बंगाल को जोड़ती है जो सड़कें, उसका हाल अगर देखिएगा तो प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में यहाँ आपका एक्सीडेंट होता है, सड़क नहीं रहने के कारण। प्रशासन पर कोई पकड़ नहीं है। वर्तमान सरकार में एक तरह से कह सकते हैं कि पदाधिकारी सरकार चला रही है। तो थाना से जाइए, ब्लॉक में जाइए, छोटी-छोटी कामों के लिए अगर जाइए, तो रिश्वत की ज़रूरत होती है। बिना रिश्वत का एक काम झारखंड प्रदेश में और नाला विधानसभा में नहीं हो पा रहा है। ये तमाम चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता सिर्फ दिन गिन रही है कि कब चुनाव का दिन आए और हम बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए यहाँ वोटिंग करें। ये स्थिति है वर्तमान में इस क्षेत्र में। यानी कि इन सारे रिश्वतखोरी से लेके भ्रष्टाचार से लेके सारी चीज़ों की समस्या जनता का आप तक लेके पहुँची है। बिल्कुल, बिल्कुल। सारी समस्याएँ मुँह बाएँ खड़ी है और जनता इन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोगों के नज़दीक में आते हैं और इन चीज़ों को मैं आपको बताऊँ कि एक कार्यालय में रिसीविंग देने के लिए ये सरकार ऐसी है कि इनके पदाधिकारी कोई एप्लीकेशन आप अगर देते हैं, तो उसका रिसीविंग भी देने के लिए इनके लोग कतराते हैं। तो आप समझ लीजिए मेरा कहना है कि छोटा से छोटी समस्याओं के लिए लोगों को नेता के पास जाना पड़ता है और यही कारण है कि छोटे-छोटे मुद्दे को लेकर लोग हम लोगों के साथ सुबह से शाम तक कांटेक्ट में रहते हैं और हम लोग इनके समस्या का समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। संघर्ष के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से जो भी रास्ता अपनाना होता है उसको अपनाते हैं। आपकी सरकार आपके द्वार करके क्या है? इसका मतलब हेमंत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति की है चुनाव नज़दीक होने का। बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है और मैं तो कहता हूँ कि ये खाओ पियो और पिकनिक मनाओ की सरकार है और वो योजना आपकी
योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। मेरा कहना है कि सरकारी काम में एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले कितने लोग किस बाबत कितने आवेदन दिए और उसमें से डिस्पोजल कितना हुआ, आपका रेट ऑफ डिस्पोजल क्या है, परसेंटेज क्या है। इन पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ हंसी आएगी आपको। मैं आपको बताऊं कि ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का ये तीसरा चरण था। इसके पहले 19 में, आपका 2021 में, 2022 में और फिर 2023 में ये तीसरे चरण सरकार ने किया। और इन्होंने एक तरह से कहिए कि इसको पॉलिटिकल मंच बनाने का कोशिश किया और राजनीतिक भाषण के अलावे इनके कार्यकर्ता वहां जाके सिर्फ राजनीतिक भाषण किए और इनको लगा कि इस प्रकार से एक चारों तरफ माहौल बनाकर हम फिर से सरकार बना लें। लेकिन जनता सब कुछ समझती है, समय आने दीजिए, इसका दूरगामी परिणाम आपको दिखलाई पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, जामताड़ा जिला में आबुआ आवास, मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज्यादा फोकस अगर ये आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार में रही तो वो था आबुआ आवास। सब लोगों को लग रहा था कि भाई एक आवास मिल जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आजादी के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नारा हुआ करता था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। तो आज के समय में अगर देखिएगा तो खाद्य सुरक्षा का कानून आया और एनडीए की सरकार ने इसको इतना व्यवस्थित तरीके से किया और निशुल्क राशन बांट के हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक तरह से कहिए कि मुफ्त अनाज वितरण करके इस कानून को पक्का कर दिया कि आप उपवास से भारत के एक भी व्यक्ति कहीं मर नहीं सकते। तो रोटी की समस्या मैं कह सकता हूं कि हल हो गया। कपड़े के मामले में आज देश और एक एक व्यक्ति स्वावलंबी है, उसका भी अभाव नहीं है। थोड़ा सा अगर बाकी रह गया है तो आवासन, आवास में ये लोग इतना सब्जबाग दिखाया आबुआ आवास के नाम पर, लेकिन आप देखेंगे कि जामताड़ा का आवंटन उठा के देखिएगा तो 5500 है। और मैं आपको कायदे से बताऊं कि नाला विधानसभा में 53 पंचायत है, फिर जामताड़ा है, नगर है, मिहिजाम और जामताड़ा। इन तमाम चीजों को अगर समान तरीके से बांटा जाए तो आपको पता चलेगा कि एक पंचायत में आपको 35 से 40 आवास प्रोवाइड होगा और उसमें एक एक पंचायत में 15-16 गांव आते हैं। यानी गांव में उसको अगर हम विभाजन करें तो पता चलेगा कि एक गांव के खाते में 3 आवास मिला। तो आप समझ सकते हैं ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। मतलब ये सिर्फ भुलावा और दिखावा है। बिल्कुल भुलावा दिखावा है। और जिस प्रकार से विगत चुनाव में ये लोगों का 40 जो वो रहा इलेक्शन मैनिफेस्टो का बिंदु, और मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं हेमंत सोरेन जी को कि एक भी बिंदु वो दिखा दें कि इस पर हमने ठोस काम किया 40 में से, तो फिर उस प्रकार का एक लोक लुभावन मैनिफेस्टो लाकर जिस प्रकार से पिछले बार सरकार में काबिज होने में कामयाब रही ये सरकार, तो ये लोगों को लगता है कि इस प्रकार का प्रोपोगंडा करके फिर से हम सरकार बना लें। लेकिन इस बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। पब्लिक बहुत कॉन्शियस है और मैं बड़ा ही दृढ़ता के साथ और बड़ा ही कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि आगे आने वाले चुनाव, जैसे ही चुनाव आता है, एनडीए यहाँ सरकार बनाएगी और वो भी पूर्ण बहुमत से। मान के चले कि यहाँ भी जो नाला विधानसभा से भी एनडीए के ही जो भी कैंडिडेट होंगे वो जीतेंगे। निश्चित तौर पर लोगों ने मन बना लिया है। ये विधानसभा एक तरह से कहिए कि पार्टी का कुछ निर्णय के चलते हम लोग लूज कर रहे हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है। यहाँ के लोगों को मानस पटल को अगर झकझोर करके आप देखेंगे तो एक एक लोगों के मन में यहाँ राम है, एक एक लोगों के मन में एनडीए है। कौन कौन से मुख्य एजेंडा हैं जिसको लेके जो है आप टक्कर देंगे अपने सामने वाले? देखिए, पहला तो सड़क है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा है शिक्षा। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। कानून इस प्रकार के बने हुए हैं कि यहाँ कोई लार्ज इंडस्ट्री बन भी नहीं सकता है। एसपीटी एक्ट यहाँ पर आपका लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यू कैन चेंज द वर्ल्ड बाय द पावर ऑफ एजुकेशन एंड यूथ। तो यूथ और एजुकेशन को अगर हम फोकस करें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टक्कर होगा। एक भी विद्यालय, एक भी महाविद्यालय मैं ना तो विश्व श्रेणी में
लाने की बात कर रहा हूं, ये गलत बातें हो जाएगी, बड़ी बातें हो जाएगी। देश स्तरीय भी अगर प्रतिष्ठान खोजिएगा तो नाला में नहीं मिलेंगे, और बड़ा दुख होता है जब हम देखते हैं कि नेतरहाट के पैटर्न पर भी एक हाई स्कूल या +2 हाई स्कूल नाला विधानसभा में कहीं नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सबसे बड़ा प्रक्षेत्र आपका है शिक्षा, सामाजिक जीवन में, और स्वास्थ्य। यहाँ स्वास्थ्य सेवा को देखिएगा तो मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि जितना स्ट्रेंथ है, जितना यूनिट है, उस यूनिट के आधा भी यहाँ डॉक्टर नर्स नहीं है। मुझे कहने में आश्चर्य लगता है, कभी कभी बड़ा उसको क्या कहिएगा, हतप्रभ हो जाते हैं कि जब पता चलता है कि यहाँ पर नर्स से लेके, दवा से लेके, सिरिंज से लेके तमाम चीजें लोगों को खरीद कर लाना पड़ता है। ये स्थिति है यहाँ हॉस्पिटल का। तो सरकार तो कहती है कि स्वास्थ्य लाभ हम सुविधा फ्री में दे रहे हैं, सब कुछ हर अस्पताल में उपलब्ध है। एकदम बकवास है। आप चले जाइएगा तो आपको पता चलेगा। यहाँ चूंकि बंगाल का नजदीक का एरिया है, आप कुंडहित के हॉस्पिटल में जाइएगा, डॉक्टर एक स्लिप निकालते हैं और लिखते हैं रेफर टू शिवड़ी। आप नाला के हॉस्पिटल में चले जाइएगा, फिर वहां लिखते हैं रेफर टू आसनसोल। आप चले जाइएगा फतेहपुर के हॉस्पिटल में, तो वहां लिखेंगे रेफर टू देवघर और धनबाद। तो ये नाला का है आपका चिकित्सा का ये विषय है। और इन तमाम चीजों को लेकर एक भी, मैंने कहा ना कि आप महिला सम्मान की बात करेंगे, महिला एम्पावरमेंट की बात करेंगे, नारी सशक्तिकरण की अगर कहीं तलाश करेंगे, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जितना कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं, सारे लोगों को हम सरकारी कर देंगे। मैं देखना चाहता हूं हेमंत सोरेन जी का ये सब जो घोषणाएं था, एक भी ना पारा टीचर का उन्होंने सरकारीकरण किया, ना जल सहिया, ना स्वास्थ्य सहिया। हजारों की संख्या में ये महिलाएं कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के साथ जुड़ी। एक उम्मीद था कि लोग आगे बढ़ेंगे, और आधी आबादी, नारी शक्ति, जत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये नारी की पूजा होगी, देश आगे बढ़ेगा, क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लेकिन 500,000 रुपये में ये लोग काम करने के लिए बाध्य होती है। और मैं आपको बताऊं कि लोगों को ब्लॉक आने जाने में और मीटिंग अटेंड करने में प्रति महीना मुझे लगता है 5,000 का खर्च आ जाता है, एवज में मिलता है 1 से 2,000। ये स्थिति तमाम चीजों का आप देख लीजिए। कई वर्षों के बाद अभी साइकिल, चुनाव को देखते हुए साइकिल का पैसा दिया गया है। अभी आप चले आइएगा खाद्य सुरक्षा कानून, वो कानून है। खाद्य सुरक्षा कानून में क्या है कि 2022 में उनका जो कमीशन आपका डीलर का होता है, 1 महीना का भी कमीशन नहीं दिया गया। 2023 में 12 महीना में मात्र 4 महीना का कमीशन दिया गया। नतीजा है कि राशन आवंटन हो जाने के बावजूद भी अभी तक एक भी व्यक्ति को ये डीलर राशन उपलब्ध नहीं कराए हैं, चूंकि लोग स्ट्राइक में हैं। बहुत स्वाभाविक भी है, पापी पेट का सवाल है। जब उनका मात्र 1 रुपया कमीशन मिलता है प्रति किलो, और उसके बावजूद भी अगर ना पेमेंट करना, तो फिर ये काम कहां से कर मतलब ये पाए? सारे वो मुद्दे हैं जिसको लेके आप जनता के बीच। बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं, और जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। मैंने बार बार आपको कहा कि सिर्फ लोग इंतजार कर रहे हैं चुनाव की तिथि का। चुनाव का तिथि आ जाएगा, रिजल्ट आपके हाथ में होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों से क्या असर पड़ेगा? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र के। बिल्कुल, बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ है, और कई तरह का आधार कार्ड जाली बना के और लोग इस क्षेत्र में आपका बिजनेस धंधा कर रहे हैं, और कई प्रकार का क्राइम, क्रिमिनल गतिविधि के साथ भी संलिप्त हैं। यद्यपि यहाँ बहुत डोमिनेंसी नहीं है, लेकिन ये एक समस्या है। हमारी सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम कड़ा कानून बनाकर इन चीजों पर मतलब काम हेमंत करें। सरकार में वोट बैंक की भी इससे उपलब्ध हो पाती होगी, या वोट की राजनीति होगी? निश्चित तौर पर अगर हेमंत सोरेन जी को आप देखिएगा तो उनका स्लोगन होता है कि आबुआ दिसम आबुआ राज। तो आबुआ दिसम आबुआ राज की सरकार, ट्राइबल के जितने उपजातियां हैं, आप अगर देखेंगे तो मिशनरीज को अगर माइनस कर दिया जाए, तो वो 50 साल पहले जहां पर थे आज भी वहां पर। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई, आप अगर आदिवासी के इतना हितैषी हैं,
तो आप बताओ, आप संथाल कम्युनिटी से आते हो और आपका राजनीतिक विरासत संथाल परगना से बसता है। संथाल परगना में जो आदिवासियों का, संथाल आदिवासियों का माली हालत है, इसमें कितना प्रतिशत आपने वृद्धि किया? कितने ऑन द रिकॉर्ड आप बताइए, स्टैटिस्टिकली बताइए कि हमने इतने लोगों को नौकरी दिया, इतने लोग डेवलप किए, उनका जो बीपीएल लेवल है उससे इंक्रीज करते हुए इतना लोग एपीएल में आए, इसका हिसाब दें, सरकार को देना चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी इसकी मांग करती है और मैं व्यक्तिगत रूप से इस सरकार से मांग करता हूं कि ट्राइबल के बारे में सिर्फ आप ट्राइबल को ठगते हैं, ठगने का काम करते हैं। जो काम 70 वर्षों में कांग्रेस ने किया अल्पसंख्यकों के लिए, सिर्फ उसका ठग कर उसका वोट बैंक लिया और वो आपका, उसके लिए अगर देखिएगा तो कोई काम नहीं किया, सिर्फ उसका शोषण किया। और बिल्कुल अगर आप देखिएगा तो झारखंड अलग होने के बाद कमोबेश लगभग 11 साल इस सरकार काम की, लेकिन अगर उसका आप हिसाब में जाइएगा तो पता चलेगा कि ट्राइबल का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो भी डेवलपमेंट हुआ वो सिर्फ मिशनरी के बीच में समेट के रह गया। लोकसभा की क्या स्थिति लगती है इस पूरे क्षेत्र को लेके? लोकसभा में क्या असर पड़ेगा? फुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ, एनडीए के कैंडिडेट जीतेंगे। पिछले बार बड़ी मार्जिन से जीता था, इस बार उससे भी ज्यादा मार्जिन से हम जीतेंगे। और आपके अपने क्षेत्र की बात करें? मेरे क्षेत्र में बड़ा लीड होगा लोकसभा में। इस क्षेत्र से पिछले बार 34,000 से हम लोग लीड दिलाए थे और मैं बड़ा बेबाकी से के साथ कह सकता हूं कि 2009 में, 2014 में आप अगर देखेंगे तो यहाँ लीड होता था 100 में, और 2019 में मैं बीजेपी के साथ रहा और वो 100 आपका 34,000 में कन्वर्ट कर गया। इस बार फिर हम लोग एनडीए के साथ हैं और बड़ा लीड हम लोग दिलाएंगे, ये मैं आपको वचन दे सकता हूँ। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ के आवाम, यहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि सूरज का स्थापना हो, और इसके लिए ये बिल्कुल जो गठबंधन की सरकार है, ये कहीं भी आप देखिएगा झारखंड से लेके पूरे देश के अंदर में, इसमें सुशासन नहीं है। सुशासन की ओर हम चलें और ये सिर्फ एनडीए नीति सरकार ही दे सकती है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, हमारे सम्मानित मतदाता से और देवतुल्य कार्यकर्ता से भी अपील करना चाहता हूं कि सारे लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा दोनों में एनडीए का प्रत्याशी को भारी बहुमत से जीता है। चलिए, तो बहुत बड़ी बात कहा गया, बहुत बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिए हैं। क्या रणनीति है, क्या परिवेश है इस पूरे क्षेत्र का, इसमें भी चर्चा हुई। इस और शिक्षा की बदहाली और स्वास्थ्य की बदहाली और पलायन की बदहाली जो यहाँ पे है, वो जनता इन तक पहुँचती है, अपनी बातों को रखती है। इनका आश्वासन देना है उन लोगों को कि यदि यहाँ पे जीत बनती है, सरकार एनडीए की आती है, वो सारे मुद्दे जो है कड़ी के साथ जो है निपटाया जाएगा और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों पे कड़ी नज़र रखी जाएगी और उसको भी किसी तरह से जो है सही रास्ते पे लाया जाएगा। कहीं न कहीं जो है इस पूरे क्षेत्र में आपको हम बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक असर है, जिसको वोट बैंक के तौर पे जो है उपयोग में लाया जाता है। तो चलिए, ये सारी चीज़ों के साथ हम बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।